देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है क्लास 12 का है। कौन सी क्लास है? क्लास 12। देख लो कितनी बार आया हुआ है। क्लास 12 है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर सोल्यूशन से। कैसे आएगा अभी हम आपको बताते हैं। देखो ये जो दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आया कब है? 2012 में आया हुआ है, 2010 में भी आया था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड को मिलाने के बाद ये जो कंडीशन है 2012, 2010, 13, 11, 23 और 15 फिर 24 में अभी रिसेंट में आया था यूपी बोर्ड में। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है सुनो। सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दी गई है हमारे पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसकी कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद जनरल सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार इक्वेशन। इसको क्या इक्वेशन गिवन है? इक्वेशन हमारे पास गिवन है dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y कॉट एक्स और इज इक्वल टू में क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स। अब हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म लिखनी है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है किसकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जनरल फॉर्म लिखिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कह दें। क्या होती है हमें याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है कोई भी इक्वेशन हो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी के साथ आएगा y इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ये क्यू है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन की कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू निकाल लेना है और q की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू कितनी आएगी? देखो यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे है, उसमें कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे आ गई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर भी y आ रहा है तो उसको y को हमें कॉमन लेना होता है, फिलहाल तो आया नहीं है। तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, जो भी y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है, p है। इस इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे क्या है, cot x है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cot x। ठीक है, q की वैल्यू क्या आएगी, q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जो भी यहाँ पे है इस भाग में, ये वाला पूरा पार्ट हमारा q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स आ जाएगा। ये क्या आ गया, q की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फार्मूला होता है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फार्मूला होता है ये देख लो। अब हमें निकालना होगा IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको किससे लिखते हैं, IF से लिखते हैं। और फार्मूला क्या होता है IF का, IF का फार्मूला ये होता है कि E की जाएंगे, E की पावर में क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है P dx का। तो ये फार्मूला होता है मेरा, क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, E की पावर में जाएंगे, इंटीग्रेशन कर किसका करना है, P dx का। यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF कितना आ जाएगा, IF इज इक्वल टू आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या है E और इंटीग्रेशन करना है, E की वैल्यू कितनी निकाली हमने, cot x, यहाँ पर cot x लिख देंगे और dx लिख देंगे। ठीक है,
तो ये हमने लिख दिया। अब हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सुनो, हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम cot x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, जब भी हम cot x का इंटीग्रेशन निकालते हैं dx के रिस्पेक्ट में, cot x का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या आएगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, देख रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस का log cosec x आता है। क्या आता है, माइनस का log cosec x। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा के ये पावर को इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जब ये पावर ऊपर चढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास log sin x। sin x क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब ये पावर ऊपर चढ़ेगी तो ये हो जाएगा 1/cos x, और 1/cos x की वैल्यू होती है sin x। समझ गए, तो इसको हमें ये कर देना है। समझ गए, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर cot x dx है वहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये होता है, लेकिन इसकी ये पावर को इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म भी बन जाएगी, उसको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ई की पावर क्या है, cot x, इसको ऐसे लिखो ई की पावर cot x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, यहाँ लिख देंगे log sin x। ठीक है, log sin x, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको रफ करके फिर से लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर log sin x। यहाँ पर याद रखना, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लगाया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट टर्म नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसी कहानी आती है, कैसी कहानी आती है कि a की पावर में log है, ठीक है, और बेस क्या है, e है, ठीक, और ये हमारा e, ऐसे नहीं ऐसे होता है e की पावर में, क्योंकि यहाँ पर ये e है ना, e की पावर में क्या होता है, log बेस e है और ये a है। समझो बात को, अगर हमारे पास कहानी ये आती है कि e की पावर में log है, e की पावर में log है और उसके साथ मेरा a है और ये बेस इसका e है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a हो जाता है। क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, यानी ये बेस और ये a जो है आगे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये e की पावर e, यानी log बेस e है और e है। समझ लो, अगर ये कहानी आती है log उसका बेस e है और e है, ऐसी कहानी, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जब ऊपर जाएगा a आगे आ जाएगा तो ये बचेगा केवल a। तो हमें ये याद रखना है कि अगर ऐसे कभी पावर चढ़ी हो, log हो, तो वो जो संख्या होती है वो आ जाती है। तो उसी के बिहाफ पे जब इसका यूज करोगे तो ये इसका बेस कुछ नहीं, जिसका बेस कुछ नहीं होता ना उसका बेस ई माना जाता है log में, तो कंफर्म होता है कि वो बेस ई है। तो यहाँ से हमारे पास आई एफ कितना निकल आएगा, आई एफ निकल आएगा साइन एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। आई एफ कैसे निकला, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। इंपॉर्टेंट बात है कि ई की पावर में log बेस उसका ई है और ए है, तो क्या होता है कि ए आ जाता है, तो वही हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। इसमें जो है ई की पावर ई है, ई की पावर log बेस ई साइन एक्स है, तो साइन एक्स आ गया इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से। इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से बार बार फोकस कर रहे हैं इसमें। तो हमारा आई एफ निकाल आया, ठीक। आई एफ निकालने के बाद अब हमको लिखना होगा जनरल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। जनरल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन लिखोगे या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन लिखोगे, उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ आप सब लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन लिख दें या जनरल फॉर्म लिख दें, जनरल फॉर्म तो लिख ही चुके थे, जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं। जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन किसके रूप में है, y के रूप में है, तो ये होता है y, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आई एफ, आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद रखना y ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, अंदर नहीं लिखना, y आई एफ का मल्टीप्लाई हुआ है, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखना वहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है, फिर अंदर जाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, q लिखेंगे, ठीक है, q लिखेंगे और आई एफ लिखेंगे, और ये प्लस यहाँ पे dx आ जाएगा प्लस का c। ये हमारा सोल्यूशन का फार्मूला होता है, जनरल सोल्यूशन या फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन का
फार्मूला होता है। इसमें दो फार्मूले यूज होते हैं। पहला ये वाला यूज हुआ IF निकालने के लिए, फिर उसके बाद एक मिनट, दूसरा फार्मूला हमारा यूज हुआ जनरल सोल्यूशन का। ठीक है, ये दोनों याद रखना, ये दोनों फार्मूले यूज होने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, IF की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो IF की वैल्यू पुट कर दो। IF की वैल्यू हमने ये निकाली, इसको पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, क्यू की वैल्यू कहाँ गई, ये क्यू की वैल्यू है, ये इसको पुट करना है। तो यहाँ पुट कर दो। क्यू कितना निकाला था, 2x प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स। तो ये तो हमारा क्यू हो गया। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, IF कितना निकाला है, साइन एक्स और ये dx आ जाएगा, प्लस का c हमारा कांस्टेंट टर्म चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रिंग लाइट थोड़ा बंद कर दें क्योंकि सर्किल में आ रहा है इसके रेंज में। तो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। यहाँ से y साइन एक्स, ये तो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x साइन एक्स। ठीक है, 2x साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब क्या करना है, अलग अलग कर देते हैं। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया, dx को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये साइन एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x साइन एक्स dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन। अब इसके साथ भी कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम लिख सकते, अभी लिख दो पहले फिर लिखेंगे। तो कॉट एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, और ये dx प्लस का c। इतना हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्या किए हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसके साथ किए तो ये आ गया, इसके साथ किए तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें अरेंज करना होगा। तो यहाँ से y साइन एक्स आ गया एक, तो इज इक्वल टू, अब देखो क्या करोगे, 2 को बाहर ले लो, अब साइन एक्स को पहले लिख दो, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। और ये ऐसे लिख दो, यहाँ पे x को लिख दो और ये dx लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखो। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉट एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। कॉट एक्स को हमें ब्रेक करना है तो किसमें ब्रेक करेंगे, कॉट एक्स मेरा होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक है, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हमारा dx हो जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट टर्म चलता रहेगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये पार्ट तो कट गया, ये कट गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू बचा, सॉरी y के साथ साइन भी है, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 कांस्टेंट रहेगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई केवल एक के साथ है, सबके साथ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पे x है और ये dx है। यहाँ पे आओ, प्लस ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ से ये साइन कट गया तो क्या बचा, कॉस एक्स बचा, और प्लस का dx और प्लस का c बचा। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें इसके आगे जो बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन दिए होते हैं f1 और f2, उनका इंटीग्रेशन जो करने का फार्मूला होता है उसको यूज करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, लेकिन इस वाले पार्ट का करना है, इसका नहीं करना है। इसको नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसी कंडीशन आएगी कि ये पार्ट आपस में कट जाएगा, समझ गए। इस वजह से इसको नहीं करना, इसको केवल करना है। कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर फार्मूला लिखना पहले, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो क्या फार्मूला यूज होने वाला है। फार्मूला जो यूज होगा, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f1 है, दूसरा फंक्शन f2 है, और इनका इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन है, एक है f1, दूसरा f2 है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, बाय पार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लिख देंगे। पहला फंक्शन क्या है, f1, उसको लिख देंगे बिल्कुल ऐसे ही, उसके साथ कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, f2 dx। पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस
यहाँ पे दिखेगा आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान नहीं है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये निशान जो है इंटीग्रेशन का है, याद रखना। माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का निशान लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, f1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे फंक्शन का क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, अंदर भी इंटीग्रेशन कर दिया dx, फिर ब्रैकेट बन करके ये dx कर दिया। तो इतना फार्मूला हुआ। फार्मूला क्या हुआ अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला है f1 दूसरा f2 है, तो उनको बाय पार्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला जब डिफरेंशिएट, इसका फार्मूला क्या है कि पहले फंक्शन को हमको ऐसे ही लिख देना है, दूसरे को इंटीग्रेशन करना है, याद रखना इंटीग्रेशन करना है, फिर उसके बाद माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड फंक्शन को फिर इंटीग्रेशन करना है, पहले फंक्शन को यहाँ पे क्या करना है डिफरेंशिएट, दूसरे को इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद फिर पूरे पार्ट का ब्रैकेट लगा के dx कर देना है। अब क्या करना है, ये फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन इस वाले पार्ट पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई नहीं करना है, याद रखना, इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे नहीं अप्लाई करेंगे। तो लिखो यहाँ पर y sin x, ये तो ऐसे ही रहेगा, y sin x तो ऐसे ही रहेगा ना, इसको तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y sin x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 कॉमन रखे बाहर, ब्रैकेट लगा लें बड़ा सा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास कंडीशन आती है कि इसमें पहला फंक्शन किसको माना जाए, ये भी तो कहानी फंस सकती है, हो सकता है हम x को मान ले पहला, हो सकता है इसको मान ले। तो इसको मानने के लिए हमें याद रखना है आइलेट, आइलेट, आइलेट का मतलब है अगर कहीं पर इनवर्स फंक्शन आया, कहीं पर इनवर्स फंक्शन आया तो सबसे पहले उसको पहला नंबर मानना होगा। अब यहाँ पे देखो कहीं इनवर्स फंक्शन आया, नहीं आया, कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं है। एल बताता है कि अगर लॉग आया, लॉग कहीं पर आया है, इन दोनों में लॉग नहीं आया। ए बताता है एल्जेब्रिक फंक्शन आया, एल्जेब्रिक आया, एल्जेब्रिक भी नहीं आया। इसके बाद क्या है, टी बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, तो ये हमारा टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब इसको हमें पहले लेना होगा और इसको सेकंड मानना होगा। तो आइलेट का यूज करके हम पहला और सेकंड डिसाइड कर सकते हैं कौन सा होगा। तो इसको यूज करो, फिर ये हमारा पहला फंक्शन है, इसके हिसाब से पहले फंक्शन को ऐसे लिख देना है, यानी sin x लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x का। x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, x का इंटीग्रेशन आता है x²/2। x का इंटीग्रेशन कितना आता है, x²/2। कैसे, देखो अगर हमारे पास कहीं पर x की क्या है, यहाँ ऊपर दिखा दे, यहाँ देखो अगर हमारे पास कहीं पर इंटीग्रेशन करना है x⁴n का और dx क्या आता है, x⁴n+1 / n+1। अब n की जगह 1 रख दो तो x⁴1 हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब क्या करना है, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर सेमी ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। पहला फंक्शन क्या है, sin x है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, cos x। याद रखना जब भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, cos x आता है, वो भी प्लस का, ठीक है, cos x आता है। तो उसका यूज हमने किया। फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सेकंड फंक्शन किसको माने, इसको माने हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, x²/2 आ जाएगा। तो उसके बाद सेमी ब्रैकेट लगा देना है और ये dx कर देना है। यहाँ पर क्या बचा है, ये वाला इसका पूरा पार्ट हो गया, इसको बाय पार्ट हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये लिख दो जो ये है, ये क्या है, इंटीग्रेशन x² और cos x dx प्लस का c हमारा यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा c आ गया, ठीक है, इतना हमें यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, 2 यहाँ पर है 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कटा, ये कट गया और ये भी कट गया, सॉरी। तो यहाँ से y sin x एक हुआ और यहाँ पे क्या आया, =, यहाँ पे हमारे पास ये कट गया तो यहाँ पे x² बचेगा, आगे कर देंगे, sin x को पीछे लिख देंगे और यहाँ पे आओ, यहाँ पे बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन, यहाँ पे x² को आगे कर दो
क्योंकि ये 2 इससे कट चुका है, ये वाला 2 भी इससे कट चुका है, और कॉस स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा, स्क्वायर नहीं, और डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स प्लस का सी। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम वैल्यू है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, ये सब कट चुका है, प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमें फाइंड करना था। एक बार देख लो, जहाँ पे ना समझ में आओ इसके लिए कमेंट्स करना, ठीक है, हो सकेगा उसका रिस्पॉन्स देंगे या फिर फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हमने छोड़ा हो बताने के लिए, तो बिल्कुल सोल्यूशन सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। फिर भी आप एक बार देख लें, कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना, ठीक है, देख लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। समझ में आ रहा हो तो आप क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।